तो इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पूरे तरीके से पारित हुआ। धारा 370 अब खत्म है। 35A के बारे में भी अब कोई दुविधा नहीं है, वो भी पूरे तरीके से निरस्त है। बस राष्ट्रपति के अनुमोदन का इंतजार है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरा देश खुशियां मना रहा है, इसलिए क्योंकि धारा 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसे लेकर जम्मू कश्मीर में एक भावना हमेशा रही कि वो शायद हिंदुस्तान से थोड़ा सा अलग है। वहां के लोगों में, खास करके एक बड़े तबके में, ये भावना प्रबल रही थी, जिसे बड़े पैमाने पर इनकैश करने की कोशिश भी की जा रही है। और आज मैं एक बात यहां पर जोड़ूंगा जो गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कही। कुछ लोग भले से मानते हो धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलसिलेवार ढंग से बताया कि 370 ने वाकई में कश्मीर को मुक्त पूरे देश से किस तरह से पीछे कर दिया था। बिल्कुल। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज संसद में जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, तो आज पूरे दिन भर क्या हुआ है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को सरकार ने आज लोकसभा में पेश किया, तो उसे विपक्ष के कड़े तेवर का सामना करना पड़ा। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला, तो विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारी हो हंगामे के बीच दोनों में खूब वार पलटवार हुआ। पंचायत हमारे नियम कौन सा तोड़ा है बता दीजिए। कश्मीर पर वार पलटवार। नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा स्पीकर है। सबसे बड़ी पंचायत हमारे नियम कौन सा तोड़ा है बता दीजिए। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर मसले को यूएन मॉनिटर कर रहा है। इस पर गृह मंत्री ने उनसे कांग्रेस का स्टैंड साफ करने को कहा। कश्मीर पर वार पलटवार। सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। सरकार के इस रुख से कांग्रेस बैकफुट पर दिखी, लेकिन दोनों के बीच जुबानी जंग यही नहीं थमी। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर कांग्रेस को देश विरोधी साबित करने का आरोप लगाया। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते। ऐसा माहौल मत फैलाइए, नहीं, कभी नहीं। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार तकरार दिखी, लेकिन शाह ने सिलसिलेवार तरीके से एक एक आरोप का जवाब देकर विपक्ष को पानी पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने देखा किस तरीके से आज संसद में कांग्रेस की धज्जियां खुद संसद में ही कांग्रेस के सांसद उठा रहे थे, या यूं कहे कि सामने दिखा रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के भीतर से ही जब आवाज निकली कि धारा 370 को जाना होगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि धारा 370 को जाना होगा, इसका समर्थन किया, तो अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी संकट की बात यह है दीपक कि कांग्रेस आगे करे तो क्या करे। 7:30 बजे पार्टी की बैठक है और पार्टी दफ्तर में इस वक्त अहमद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अंबिका सोनी, कई सारे नेता पहुंच चुके हैं, आरपीएन सिंह, और मेरे ख्याल से बहुत हंगामेदार ये बैठक होने वाली है, क्योंकि प्रियंका चाहती है 370 का समर्थन करे, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि सरकार के इस कदम का समर्थन करे, लेकिन राहुल विरोध कर चुके हैं। आज कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर ये नहीं बताया कि वो 370 के हटाए जाने के साथ है या उसके खिलाफ है, कहीं नहीं बताया। ना अधीर रंजन चौधरी ने बताया, ना मनीष तिवारी ने बताया, और बार बार गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर मनीष तिवारी का एक कमेंट तो अपने आप में मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे किताब का हवाला दिया और फिल्म का हवाला दिया। वाकई में या तो मनीष तिवारी जानते हैं कि लोग शायद अंग्रेजी फिल्में कम देखते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि वो कुछ भी बोलकर बाहर निकल सकते हैं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे का हवाला देकर संसद में आज मनीष तिवारी क्या करना चाहते थे, उन्होंने ठीक उसी तरह का सेल्फ गोल किया जो यूएन और कश्मीर की बात उठाकर अधीर रंजन चौधरी ने किया था। इतना महत्वपूर्ण और गंभीर विषय जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ चल रहा था, उन्होंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जिक्र किया। ये
अपने आप में ऐसा कंपैरिजन है जिसकी कहीं से कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक नॉवेल है जिस पर कई फिल्में बनी हैं और ये नॉवेल एक इरोटिक रोमांटिक नॉवेल है जिसको मैं थोड़े सीधे शब्दों में बोलूं, छोड़ देते हैं इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मनीष तिवारी ने जो किया उन्हें बहुत अच्छे मेरे से ख्याल समझ से में आ रहा अधीर होगा। रंजन चौधरी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो कोई गलती कर जाएं, लेकिन मनीष जैसे तिवारी। पढ़े लिखे वकील अगर 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जिक्र कश्मीर की डिबेट में करते हैं तो मुझे आश्चर्य लगना स्वाभाविक है और देश को भी आश्चर्य लगना स्वाभाविक है। आइए जरा देखते हैं कांग्रेस ने आज किस तरीके से सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल किया। सबको धागिया उड़ा के हमें समझना चाहिए। क्या कश्मीर पर कांग्रेस कंफ्यूज है? संसद में कांग्रेस विरोध कर रही है, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन सर एक मिनट साहब, तो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों कश्मीर पर बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्योंकि सोनिया गांधी परेशान है, वो कभी सरकार पर सवाल उठा रहे कांग्रेस सांसदों को बोलने से मना कर रही हैं, तो कभी इशारों में बयान दे रहे पार्टी नेताओं पर ही सवाल उठा रही हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान भी ऐसा नजारा कई बार दिखा, जब लगा कि कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है। सोनिया कभी सरकार के फैसले का विरोध करती दिखी, तो कभी पार्टी संसदीय दल के नेता के बयान पर आपत्ति जताते। सोनिया इस दौरान कई बार पीछे मुड़कर दूसरी कतार में बैठे राहुल की तरफ देखती नजर आई, जिससे उनकी बेचैनी साफ नजर आई। माना जा रहा है कि धारा 370 पर सरकार के फैसले से कांग्रेस मुश्किल में है, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वो सरकार के फैसले के साथ रहे या उसके विरोध का झंडा बुलंद करे। हालांकि अभी तक कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है। कांग्रेसी सांसदों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन जिस तरह कश्मीर मुद्दे से लोगों की संवेदना जुड़ी है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ज्यादा दिनों तक सरकार के फैसले की मुखालफत कर पाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये चीज यही वजह है कि कई कांग्रेसी नेता खुलकर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आज़ादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य है। तो कांग्रेस की नई पीढ़ी की नेता माने जाने वाली विधायक अदिति सिंह ने भी कुछ ऐसा ही बयान देकर पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मेरे ख्याल से पर्सनली अगर मैं बोलूं तो पार्टी लाइन से उठकर है और मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करती हूं। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद इससे खफा नजर आए। जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री में पकड़े और फिर कांग्रेस में रहे। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार के फैसले का समर्थन कर चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण 370 बना। और आइए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि कश्मीर के मुद्दे पर आज उसकी अहम बैठक शुरू होने वाली है। उसके लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, कुमारी शैलजा पहुंच चुकी हैं और उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद के कमरे के बाहर की ये तस्वीरें हैं। गुलाम नबी आज़ाद कल से ही बहुत आहत हैं और ये बात देखते बन रही है कि जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने यहां तक कह डाला कि जो लोग जम्मू कश्मीर के इतिहास को नहीं जानते, जो कांग्रेस के इतिहास को नहीं जानते, वो दरअसल क्या बातचीत करेंगे। लेकिन आइए दीपक, अब दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि जब हम जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात करते हैं विधानसभा के साथ, और उसके साथ साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है और कैसे सरकार की योजना है कि इन दोनों क्षेत्रों का विकास आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक के पुनर्जन्म पर देश भर में जश्न है। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए तो सपना पूरे होने जैसा। और इस जश्न के पीछे असली वजह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब विकास को नए पंख लगेंगे। संसद में रखे गए खाके के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 20 जिले होंगे, 1,63,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल होगा। लोकसभा की 5 सीटें होंगी और विधानसभा की 114 सीटें होंगी। नया केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर का नया स्वरूप कुछ ऐसा ही होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक अभी जहां 107 सीटें हैं, वहीं परिसीमन के बाद ये संख्या 114 हो जाएगी।
जम्मू कश्मीर में अभी 87 विधानसभा सीटें, इनमें कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें। 24 सीटें पीओके में, जहां अभी चुनाव नहीं कराया जा सकता। पीओके की इन 24 सीटों को जोड़कर जम्मू कश्मीर में अभी 111 सीटें। लद्दाख की 4 सीटें हटने के बाद यहाँ 107 सीटें बचेंगी। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 114 होगी, यानी 7 सीटों का इजाफा होगा। केंद्र ने ये फैसला सूबे की समृद्धि और शांति के लिए लिया, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने की वजह कुछ और। ये संसद अपने आप से राय मशवरा करके जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने जा रही है। ये संवैधानिक प्राप्ति है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में साफ कर दिया कि सरकार वही कर रही है जिसका हक हिंदुस्तान संसद को। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतः कॉम्पिटेंट। माना जा रहा है कि विधानसभा सीटों के परिसीमन और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। यहाँ चुनी हुई राज्य सरकार तो होगी, लेकिन उसकी शक्तियाँ कम होंगी। केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को अहम अधिकार हासिल हो, यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास अब सीमित शक्तियां होंगी। केंद्र सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ब्यूरोक्रेसी और नागरिकों की चल अचल संपत्तियों के मालिकाना हक जैसे मुद्दों पर फैसले का आखिरी अधिकार केंद्र के ही पास होगा। टीम न्यूज़ नेशन। दीपक, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इसकी मांग 90 के दशक से लगातार होती आ रही थी और लालकृष्ण आडवाणी इसके पैरोकार बहुत लंबे वक्त तक रहे थे, लेकिन आखिरकार ये सपना आज मोदी सरकार के दौरान ही साकार हो सका। बिल्कुल, ये सपना पूरा हो गया और लद्दाख के जो सांसद हैं उन्होंने आज बहुत ही शानदार स्पीच दिया इस बारे में, जिसकी सभी और तारीफ हो रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अजय, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाना ये इसलिए भी जरूरी था ताकि कश्मीर और दिल्ली के अंदर किसी तरह का टकराव ना हो। अगर वहां की असेंबली इंडिपेंडेंट होती, उपराज्यपाल के नीचे ना होती, तो वहां की असेंबली किसी भी तरह का रिजोल्यूशन पास करके भारत के साथ एक बेहद टकराव की स्थिति पैदा कर सकती थी। शायद इसको समझा और इसीलिए हमारे संविधान के जो निर्माता थे बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग, उन्होंने इस बात को समझा कि दिल्ली में अगर केंद्र सरकार है तो दिल्ली में एक स्वतंत्र सरकार नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने संविधान के बनाने के साथ ही साथ दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था और केंद्र के द्वारा ही उसके अधीन उसको रखा था। बाद में हमने देखा किस तरह की टकराव की स्थिति एक सरकार के आने के बाद पैदा हुई। केजरीवाल की सरकार के समय टकराव की स्थिति अपने आप में सामने। तो आइए जरा अब ये भी आपको बताएं कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में सिर्फ जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की बात नहीं की। जब उनसे यह सवाल जवाब पूछा गया कि जम्मू कश्मीर का मतलब क्या है, तो गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम पाक अधिकृत कश्मीर की भी बात करते हैं और हिंदुस्तान यही पर नहीं रुकेगा। हिंदुस्तान एक दिन अपने सपने को साकार करेगा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी हिंदुस्तान अपने साथ मिलाकर ही आगे बढ़ेगा। देखिए आज जम्मू कश्मीर की को किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने परिभाषित किया है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जान दे देंगे इसके लिए। पीओके के लिए संसद में दिखी शाह के संकल्प की ज्वाला। पीओके यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जो भारत का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पीओके संकल्प दोहराया तो ये संदेश पूरी दुनिया तक गया। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद कराने के बाद अब सरकार का मिशन पीओके शुरू होने वाला है। वही पीओके जिसे पाक ने कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान नाम के 2 हिस्सों में बांट रखा है। वही पीओके जिसे पाकिस्तान की एजेंसियों ने टेरर लॉन्चिंग पैड में तब्दील कर दिया है। वहां आतंक के अड्डे हैं, आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां युवाओं को बरगलाकर तबाही का पाठ पढ़ाया जाता है। पीओके की यह कहानी तब की है
जब पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया था। 31 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की मंजूरी से ठीक 2 दिन पहले स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने विद्रोह करते हुए 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान किया। इसके 21 दिन बाद पाकिस्तानी सेना इस इलाके में दाखिल हुई और सैन्य ताकत के बल पर इसे कब्जे में ले लिया। अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा, लेकिन 28 अप्रैल 1949 को जबरन इसे पाकिस्तान की सरकार के मातहत कर दिया गया। इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। भारत का दावा है कि गिलगित बाल्टिस्तान 1947 तक वजूद में रही जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा है, इसलिए उस पर हिंदुस्तान का दावा है। में अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको कि पाकिस्तान के कबीलाइयों ने पाकिस्तानी आर्मी की सहायता से और अपनी छद्म बेस को बना करके जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के भागों पे कब्जा किया था, अब उसको भारत में मिलाने के लिए बात करनी है। साथ ही संसद में अमित शाह ने यह साफ करके कि जम्मू कश्मीर का मतलब पीओके और अक्साई चीन दोनों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे दिया है। टीम न्यूज नेशन। पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? तो देखा आपने किस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, शायद वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाकर रखेंगे, वो हिंदुस्तान का भिन्न अंग है। और दीपक, ये जश्न बताता है कि आज पूरा देश किस तरीके से धारा 370 की समाप्ति पर न सिर्फ जश्न मना रहा है बल्कि कश्मीर को आज पूरे तरीके से अपना मान रहा है। और बिल्कुल, और इस सेंस को मेरे ख्याल से विश्वास सारंग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं और वो मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के इस सेंस को तमाम पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अगर देश के मतलब देश की भावनाओं, देश के इमोशंस को वो नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से राजनीति में कहीं वो अप्रासंगिक ना हो जाए, जो बात हम कल सुबह से कर रहे थे अजय। इसमें कोई शक नहीं दीपक कि अगर आज कांग्रेस इस बात को नहीं समझती कि धारा 370 का मतलब क्या है और उसका हटाए जाने का मतलब क्या है, तो शायद अप्रासंगिक ही नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि कोई नाम लेने वाला भी कांग्रेस का न बचे 2024 के चुनाव में, अगर इसी तरह से कांग्रेस की नीतियां नहीं। कांग्रेस को अपने आप को एक बार फिर से पुनर्जीवित करना ही पड़ेगा, अन्यथा विपक्ष के तौर पर शायद ही कोई और पार्टी खड़ी हो पाए। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, दीपक आपका भी। और लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन, तुरंत वापस आ रहे हैं।